Hello everyone. So today we are going to discuss about chapter number 2. So आज हम भौतिकी विज्ञान का चैप्टर 2 में पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा व उदाहरण 2.4 देखेंगे। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी कि अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। वहां पर हमने देखा था कि स्थितिज ऊर्जा को U से कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब हम किसी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो उस दौरान किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करने से पहले हम दो आवेशों के कारण कितनी स्थितिज ऊर्जा लगने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने विद्युत विभव के बारे में भी पढ़ चुके हैं जिसे हम V से कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। हमने वहां पर एक फॉर्मूला देखा था और वो फॉर्मूला था V बराबर W बटे Q, राइट। तो हम यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकालते हैं तो W बराबर आ जाता है हमारे पास VQ। यानी कि अगर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है दो आवेशों के निकाय के लिए तो उसके लिए हमें पहले इस आवेशों के निकाय के लिए कार्य निकालना पड़ेगा और फिर यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे करने वाले हैं। हम कंडीशन लेते हैं कि किसी मूल बिंदु के सापेक्ष R1 तथा R2 स्थितीय सदिशों वाले दो आवेश Q1 तथा Q2 है, जो आप डायग्राम पे देख सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले Q1 आवेश को अनंत से एक R1 दूरी तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि उसे किसी अन्य बल के विरुद्ध उसे किसी अन्य आवेश की उपस्थिति में हम नहीं लेके आ रहे हैं, तो इस दौरान किया गया कार्य शून्य होता है। अगर अब हम Q2 के कारण अनंत से R2 तक लाने में किया गया कार्य को कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें विभव भी चाहिए है V। तो विभव कौन सा? विभव वो वाला जो Q1 आवेश के द्वारा इस Q2 आवेश पर लगाया जाता है, क्योंकि जब हम Q2 आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाते हैं तो उस दौरान यहाँ इस बिंदु पर Q1 आवेश उपस्थित होता है जो कि एक विभव उत्पन्न करता है Q2 पर। ये आवेश एक विभव V1 उत्पन्न करता है जिसका मान होता है V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 P। तो हम कह सकते हैं कि आवेश Q2 को अनंत से एक R2 बिंदु पर लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12, क्योंकि हम जानते हैं W बराबर होता है VQ। तो V का मान हमने यहाँ पे रख दिया है और Q कौन सा Q? जिस Q के लिए हम कार्य को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q2। तो हमने ये निकाला है दो आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य, और हम यह भी जानते हैं कि यह कार्य ही एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो आवेशों Q1 तथा Q2 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। अगर हम इसी फॉर्मूले को एक शब्दों के रूप में परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि आवेश Q1 तथा Q2 के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा U हो जाएगी वह आवेशों जो कि Q1 Q2 है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास तीन आवेश हो तो उस दौरान स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। यानी कि हमारे पास तीन आवेश Q1, Q2 व Q3 है। तो सेम तरह से हम जैसे हमने अभी पीछे निकाला था उस तरह से हम अलग अलग आवेश के कारण यहाँ पर कार्य निकालेंगे और फिर उसको अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा सभी को योग करते हुए हम इसके लिए कुल कार्य और कुल कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए Q1 के कारण कितना हो जाएगा 0,
Q2 के कारण, जब Q2 के कारण हम निकालेंगे तो उस दौरान Q1 के कारण इस पे कुछ विभव उत्पन्न होगा, तो उसके के लिए हम कार्य निकालेंगे। फिर जब हम Q3 को यहाँ पे लेकर आते हैं तो एक तो Q1 के द्वारा इस पर विभव उत्पन्न होगा और एक Q2 के कारण इस पर विभव उत्पन्न होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12, इसी तरह Q1 Q3 बटे R13 और Q2 Q3 R बटे R23। तो इस तरह से 3 आवेशों के लिए हो जाएगा। इस तरह से n टाइम्स आवेशों के लिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण 2.4 को देखते हैं। तो उदाहरण 2.4 में हमसे कहा गया है कि हमारे पास 4 आवेश, जो कि आप देख सकते हैं +Q, -Q, -Q एंड +Q आवेश भुजा D वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर उपस्थित है। हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, D भुजा का यह वर्ग है, उसके शीर्षों पर ये 4 आवेश उपस्थित है। तो हमसे क्वेश्चन किया गया है ए पार्ट में कि इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हम इस वर्ग के शीर्षों पर इन चारों आवेश को लेकर आ रहे थे तो उस दौरान हमें कितना कार्य करना पड़ रहा था वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके बी पार्ट में कहा गया है कि कोई आवेश क्यू नॉट है जिसे कि वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है। आप देख सकते हैं वर्ग के केंद्र पर एक कैपिटल ई बिंदु है जहां पर हम इस क्यू नॉट आवेश को लेकर हमें आना है। तो जब चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं, ऐसा करने के लिए हमें कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है वो हमें बताना है। सबसे पहले अगर हम ए पार्ट में देखें तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम हर एक शीर्ष पर उपस्थित जो आवेश है उसके लिए कार्य की गणना करेंगे और फिर उनको योग करके हम कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो इसको आप करने से पहले आप खुद इसे ट्राई करके देखिए। जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड्स में स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस वाले उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। राइट, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी जो बात मैंने आपको कही, आवेश के कारण यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वह शून्य आने वाला है। क्यों शून्य आने वाला है? क्योंकि उस दौरान किसी वर्ग के किसी भी शीर्ष पर कोई आवेश वहां पर उपस्थित नहीं है। उस दौरान यहाँ पे किया गया कार्य शून्य होगा। इसी तरह अगर हम बी जो शीर्ष है जहां पर हमें -Q आवेश लेकर आना है, उस पर लाने पे किया गया कार्य कितना हो जाएगा? वह कार्य हो जाएगा, मतलब जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान ए शीर्ष पर +Q आवेश तो उपस्थित होगा ही, राइट। तो ये कार्य कितना हो जाएगा? तो ये कार्य होगा V बराबर W बराबर होता है BQ, हम जानते ही हैं। तो ये V कौन सा V है? ये V वाला V है जो A पर रखा गया आवेश इस B पर रखे गए आवेश पर आरोपित कर रहा है, वो वाला विभव। और Q कौन सा Q? Q वह Q है जो कि जिसके लिए हम यहाँ पर कार्य निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कार्य बराबर हो जाएगा -Q, B पर रखा गया आवेश और A पर आवेश जो +Q है उसके कारण बिंदु B पर स्थिर वैद्युत विभव Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। D यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारे लिए निकल के आ गया -2 के Q को लाने पे किया गया कार्य। इसी तरह हम C के लिए निकालेंगे। C पर उपस्थित जो आवेश है +Q, उसको लाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो ध्यान रहे इस बार जो है हमारे पास शीर्ष A पर भी आवेश है और शीर्ष B पर भी आवेश है। तो यह दोनों आवेश ही उस C पर रखे गए आवेश पर विभव उत्पन्न करेंगे। तो A के द्वारा जो इस पर विभव उत्पन्न करेगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑफकोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो D√2 यहाँ पे कैसे आया? D√2 हाँ यहाँ की इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, A पर रखा गया आवेश और C पर रखा गया आवेश के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं कि हमें इसकी दूरी पता है D, हमें ये दूरी पता है, लेकिन हमें ये वाली दूरी नहीं पता है। तो हम ये भी जानते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज है ABC।
तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए यहाँ पर ये वाली दूरी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास दूरी निकल के आ जाएगी d√2, राइट। तो अब हमें निकालना है b के द्वारा, मतलब b पर रखे गए आवेश के द्वारा c पर रखे गए आवेश पर लगने वाला विभव। उसके लिए तो हमें दूरी पता ही है, दैट इज d। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है -q/4πε0d, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं कॉमन लेके एंड देन इसको लेके, तो हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आ जाती है। इसी तरह हम d पर रखेंगे, मतलब d पर जो आवेश -q है उसको लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। उस दौरान यहाँ पर a पर भी एक आवेश है, b पर भी एक आवेश उपस्थित है और c पर भी एक आवेश उपस्थित है। तो उस दौरान हम देख सकते हैं कि a के द्वारा कितना विभव यहाँ पे लगेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इस दौरान b पर कितना विभव लगेगा b के द्वारा, और फिर c के द्वारा कितना विभव लगेगा उसको कैलकुलेट करते हुए और फिर इसका आवेश का मान रखते हुए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम चारों के लिए यहाँ पे कार्य निकाल देंगे तो हम कुल आवश्यक कार्य यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने कुल कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया है, तो वो आ जाएगा -q²/4πε0d ब्रैकेट में 4 √2। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट क्वेश्चन 2.4 उदाहरण का सॉल्व हो जाता है। अब हम अपने बी पार्ट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये एक बात समझने वाली है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो केवल आवेशों की व्यवस्था पर निर्भर करता है, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है। परिभाषा के अनुसार यह आवेशों की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा है, जो कि हम अपनी सेकंड थर्ड स्लाइड में भी देख चुके थे। यह कार्य ही उसकी क्या है, यह कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा है। बी पार्ट में हमसे कहा गया था कि हमारे पास जबकि चारों आवेश ए बी सी डी पर है, उस दौरान हमें क्यू नॉट को ई बिंदु पर लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स जैसे अभी तक हम निकालते आए हैं वो हो जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाई ए बी सी डी पर आवेशों के कारण ई पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के बराबर वो हो जाएगा, जो कि एक तरह से हम देखें तो वो शून्य आने वाला है। शून्य क्यों आएगा वो, आप सोच के देखिए, क्योंकि ए तथा सी, ए और सी पर जो विभव होगा, ए और सी पर जो आवेश होंगे वो बी और डी पर रखा गया जो आवेश के कारण निरस्त हो जाएंगे। +q -q +q -q इस तरह के आवेश यहाँ पे रखे गए हैं। तो हम देखेंगे कि जो A पर रखा गया आवेश, C पर रखा गया आवेश जो होंगे वो B और D पर रखे गए आवेश के द्वारा क्योंकि निरस्त हो जाते हैं जब इनको हम ऐड करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा विभव का वो शून्य आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि E पर किसी भी आवेश को जब हम लाते हैं यहाँ पर तो हमें किया गया कार्य शून्य होता है, यानी हमें कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। तो ये भी हमारा हो गया है बी पार्ट। आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी से देख लेते हैं रिव्यू कि अब आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें समझी। तो हमने समझा कि आवेशों की निकाय की स्थिर ऊर्जा कितनी होती है। दो आवेशों के निकाय के लिए हमने ये देखा, हमने यह देखा कि जो कार्य होता है वो आवेशों की अंतिम व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। कार्य केवल आवेशों की व्यवस्था पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है कि उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है। आवेशों का कुछ आवश्यक कार्य ही आवेशों की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है, यानी कि जितना उसका कुल आवश्यक कार्य है वही उसकी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है, यानी कि V = W होता है। आवश्यक शर्तें यह थी कि आपको स्थिति ऊर्जा के बारे में पता हो, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, और बिंदु आवेशों के कारण विभव। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे बाह्य क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा के बारे में। थैंक यू।